वहीं अथर्व आदित्य के रूम के सामने से निकला जो किया के कमरे के रास्ते में पड़ता था। उसे भी जानना था कि उसे किया से क्या बात करनी है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे निकल गया। अथर्व ने किया के कमरे के दरवाजे पर नोक किया तो किया ने दरवाजा खोल दिया और बोली, पापू अंदर आइए ना। अथर्व कमरे में गया और बोला, वो सफेद भूतनी कहाँ है? वो अलग कमरे में भाग गई क्या? तब किया बोली, वो आज आरू के साथ सोएगी, उनकी बातें ही खत्म नहीं होती, और मुझे भी तैयारी करनी है, महीने बाद 5वें सेमेस्टर के एग्जाम है। अथर्व ने एक बुक उठाई तो उसमें से सिद्धार्थ की तस्वीर गिर गई, जिससे किया की सगाई हुई थी। तब अथर्व फोटो को उठाकर बोला, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी चाहिए परी, शादी तो तेरी इसी चमगादड़ से हो रही है। तब परी हंसते हुए बोली, पापू आप सिर से जल रहे हैं। तब अथर्व बोला, हूँ, मैं क्यों जलूं उस झमूरे से? वैसे हर ससुर अपने दामाद से जलता है क्योंकि वो उसकी जान से भी प्यारी बेटी को चुरा कर ले जाता है। तब किया अथर्व की एक बाजू पर झूलते हुए बोली, आप ग्रंथ से तो नहीं जलते। तब अथर्व बोला, वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, फिर उससे क्या जलना, पर मुझे थोड़ी थोड़ी जलन उससे भी होती है, लेकिन दिति के लिए उससे अच्छा मुझे कोई मिल भी नहीं सकता। वो बिल्कुल मेरी डबल कॉपी है। जैसे मैं अपनी डार्लिंग बीवी पर लट्टू रहता हूँ वैसे ही वो भी दिति पर रहता है, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। अथर्व को याद आया कि वो यहाँ क्यों आया था, इसलिए वो किया से बोला, अच्छा परी मुझे ये बताओ कि कल सुबह मंदिर में क्या हुआ था, अच्छे से एक्सप्लेन करना। आदित्य कान लगाए सब सुन रहा था। उसे बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई थी, इसलिए वो आगे सुनने लगा। आयुट किया अथर्व से बोली, पापू हम मंदिर गए, हम तीनों ने पूजा की और बाहर आ गए। दादी ने आयुष चाचू और मुझसे गरीबों को कुछ कपड़े दान करने के लिए कहा तो हम दोनों ही वैसा करने लगे। दादी के घुटनों में कुछ दिनों से दर्द की शिकायत थी तो आयुष चाचू ने उनसे कहा कि वो गाड़ी में जाकर आराम से बैठ जाए, तब तक हम भी आते हैं। तो दादी हाँ कहकर नीचे चली गई। जब तक दादी गाड़ी तक नहीं पहुंच गई चाचू उन्हें ही देखते रहे। मैंने एक औरत जो कंबल में लिपटी हुई थी उसे एक शॉल और स्वेटर देने के लिए हाथ बाया, तो उस लेडी ने कसकर मेरी कलाई पकड़ क्या ली ऐसे जकली जैसे मेरा हाथ तोड़ देगी। उसके अचानक कलाई पकड़ने से मैं बहुत ज्यादा डर गई और जोर से चिल्लाई जिससे आयुष चाचू के साथ शायद दादी ने भी मेरी तरफ देखा। चाचू और गार्ड मुझे उस औरत से छुड़ाने में लगे हुए थे तभी दादी की जोरदार चीख हमारे कानों में पड़ी। वो शायद हमारे पास आ रही थी तभी उस आदमी ने उन्हें टक्कर मार दी जिसे आपने सजा दी। हमने जब दादी को ऐसे खून से लथपथ देखा तो उनके पास दौड़ गए और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। सब कुछ सुनकर अथर्व की मुठ्ठियां गुस्से से भींच गई, फिर उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। वहीं आदित्य भी गुस्से में धीरे से बदबदाया, अच्छा हुआ वो हरामजादा मर गया, आज उसी के कारण मैं और माँ पापा तड़प रहे हैं, नरक में भी जगह नहीं मिली होगी साले को। तभी उसने अथर्व की बात आगे सुनाई दी। अथर्व किया से बोला, परी क्या तुम्हें पूरा यकीन है कंबल में लिपटी वो कोई औरत ही थी, मतलब कोई आदमी नहीं था? तब किया बोली, हाँ पापू मुझे पूरा यकीन है कि वो एक औरत ही थी। उसकी पकड़ सख्त जरूर थी पर वो एक औरत ही थी पापू। उसके हाथ की खाल नर्म थी, जैसी माँ की है। आदिव सोच में पड़ गया, साथ ही बाहर खड़ा आदित्य भी। तब किया अथर्व को सोचते देख बोली, क्या बात है पापू, कुछ गड़बड़ है क्या? तब अथर्व बोला, गड़बड़ तो कोई नहीं है, पर तुम हर जगह अपने आसपास सतर्क रहना, साथ ही सभी भाई बहनों को भी आगाह करना, ठीक है? अब बहुत पढ़ाई हो गई, सो जाओ, गुड नाइट। अथर्व ने उसके बाल बिगाड़े और दरवाजे से बाहर निकल गया। किया अपने बाल ठीक करते हुए मुस्कुराए और बोली, ये कभी नहीं सुधरेंगे। आदित्य अथर्व को आते देख छिप गया था। वहीं अथर्व अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब दक्ष ने उसे रोक लिया। ठाकुर हवेली में अथर्व अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब दक्ष ने उसे रोक लिया। अथर्व रुक गया और दक्ष को घूरते हुए बोला, क्या है? तब दक्ष बोला, मुझे बात करनी है तुमसे, इतना भाव क्यों खा रहे हो? तब अथर्व बोला, जल्दी बोलो क्या है, मेरी डार्लिंग मेरा वेट कर रही है। अगर वो सो गई तो जितने दिन यहाँ रहूंगा तुझे तेरी बीवी के पास भी नहीं फटकने दूंगा। तब दक्ष हंसते हुए बोला, अरे वाह अथर्व बाबू को अपनी बीवी के पास जाना है, मतलब तुम बूढ़े नहीं हुए हो? तब अथर्व बोला, बूढ़ा होगा तेरा प्यो साले।
तब दक्ष बोला, अबे यार तू भी ना। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि प्लीज टकले राठी, मतलब मेघा के पति के साथ कुछ मत करना। जाह्नवी को अपनी गलती रियलाइज हो गई है, बेचारी बहुत डर गई है, बच्ची समझकर जाने दे प्लीज। तब अथर्व बोला, ठीक है, लेकिन उसे समझा दो, ग्रंथ को दोबारा परेशान ना करे वरना सभी की खटिया तोड़ दूंगा। अब हटो यार। अथर्व साइड से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागा। पीछे दक्ष हंसते हुए बोला, एकदम बंदर है अभी भी, इसकी उम्र के साथ दिमाग क्यों नहीं बनता। बेचारी आराध्या, 3 बंदरों को संभालना पड़ रहा है उसे। अथर्व जल्दी से कमरे में पहुंचा तो देखा लाइट बंद थी, टेबल लैंप ऑन था और आराध्या एक तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। अथर्व बेड पर चका बोला, डार्लिंग सो गई क्या। लेकिन आराध्या कुछ नहीं बोली, वो मन ही मन अथर्व पर हंस रही थी। तभी अथर्व बड़बड़ाते हुए बोला, ये सब उस दक्ष की वजह से हुआ है, उसने मुझे रोक लिया, इसलिए डार्लिंग मेरा वेट करते हुए सो गई। अभी जाकर उसके कमरे धरना दूंगा। अथर्व उठकर जाने लगा। तभी आराध्या ने हंसते हुए उसे पकड़ लिया और बोली, मैं तो मजाक कर रही थी बंदर, तुम दक्ष के रूम में जाकर क्या करते। तब अथर्व बोला, अच्छा डार्लिंग तो तुम मुझे उंगली कर रही थी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अथर्व ने आराध्या को दबोच लिया और अपने काम पर लग गया। कुछ ही देर बाद आराध्या की हंसी धीमी सिसकियों में बदल गई। अगले दिन सुबह ग्रंथ अपने घर पर नाश्ता कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो अथर्व का फोन था। उसने फोन उठाया और बात सुनने के बाद बोला, ठीक है डीबी, मैं शिविका को लेकर आ रहा हूँ, बस नाश्ता करके निकल रहा हूँ, बाय। फोन रखकर ग्रंथ बोला, शिवी तू भी रेडी हो जा, हम सब लोग शॉपिंग पर चलेंगे, और ताई जी हम शाम तक आएंगे, तो टेंशन मत लेना। तब आलोक जी बोले, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड तो कुछ दिन पहले ही बनकर आया था, तो उसे साथ ले जाना। तब ग्रंथ बोला, मैंने दूसरा बनवा लिया था दादाजी, दिल्ली में, और पैसे हैं मेरे पास। तब चरण जी बोले, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में तो बस कॉलेज एडमिशन और थोड़े बहुत पर्सनल खर्च के लिए पैसे डाले गए थे, फिर तुम्हारे पास और पैसे कहाँ से आए। क्या तुम मिस्टर सूर्यवंशी से पैसे भी ले रहे हो। तब ग्रंथ बोला, ताऊ जी वो मैं कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, उसी की सैलरी आई है मेरी। तब आलोक जी बोले, ग्रंथ बेटा, तुझे जॉब करने की क्या जरूरत है, तुम हमारे बेटे हो, जैसे हर्षद और बाकी सबके लिए अलग से जेब खर्ची के लिए कार्ड बनवाए गए, ठीक वैसे ही तुम्हारे लिए भी है। अब से तुम उसी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, छोड़ दो ये जॉब। तब ग्रंथ राजीव की तरफ देखकर बोला, नहीं ताऊ जी मुझे किसी की भी कमाई अपने ऊपर नहीं खर्चनी, अपने लिए मैं खुद कमाना चाहता हूँ। तब राजीव उसे घूरते हुए बोला, और जो अब तक तुम पर मेरी कमाई खर्च हुई उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तब ग्रंथ बोला, पैदा होने से लेकर अब तक का खर्च जोड़कर आपके मुझ पर यही कोई 2 करोड़ खर्च हुए होंगे, फिर कुछ साल मैं यहाँ पर रहा भी, तो सबका मिलाकर मैं आपको 5 करोड़ रुपए लौटा दूंगा। वैसे भी मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन आपका कोई भी एहसान नहीं लूंगा। राजीव का चेहरा तमतमा गया। तभी चरण जी बोले, ग्रंथ बेटा, ये सब क्या, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, कंपनी में मेरी भी तो जिंदगी भर की मेहनत लगी हुई है, तो वो मेहनत मैंने सिर्फ तुम्हारे और शिविका के लिए की है। इस परिवार की जो भी प्रॉपर्टी या फिर जमा पूंजी है उस पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी बच्चों का है। तब ग्रंथ बोला, पर ताऊ जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ अपने दम पर जीना चाहता हूँ, प्लीज अब और कुछ मत कहिएगा, वरना मेरा मूड सुबह सुबह खराब हो जाएगा। शिवी जल्दी से रेडी होकर आ जा, मैं बाहर गाड़ी में हूँ। ग्रंथ के जाने के बाद राजीव बड़बड़ाते हुए बोला, 10-12 हजार की सैलरी से एक अच्छी ड्रेस तक नहीं दिलवा सकता ये डेवका को, और बातें अपने दम पर जीने की करता है, इतना ही दम था तो बिना मेरे पैदा होकर दिखाता। तभी आलोक जी ने उसे हटकाया और बोले, राजीव अपनी बातों पर गौर करो, बच्चों के सामने क्या बक रहे हो, बदतमीज कहीं का। वो उठकर वहां से चले गए। 10 बज गए थे, बच्चों की पलटन तैयार थी मॉल जाने के लिए, बस इंतजार था तो ग्रंथ और शिविका का। कुछ ही देर में वो दोनों भी आ गए तो अथर्व बच्चों की पलटन के साथ मॉल के लिए निकल गया। सब बच्चे मॉल में जाकर अपना अपना सामान लेने के लिए इधर उधर फैल गए। अथर्व भी पहले अपने पापा लोगों के लिए शॉपिंग करने में लग गया। उसने सबके लिए उनके फेवरेट कलर के सूट खरीद लिए, अक्षत लोगों के लिए भी सूट ही खरीदे।
फिर अपनी तीनों मानो और आराध्या, लक्षिता, कोयल, ध्रुविका, रजनी, राधिका, रीति और अंजलि के साथ साथ आरती और मीनल जी, मोहन जी, रंजीत, राधा और रागिनी के लिए भी एक एक साड़ी खरीदी और फिर आखिर में अपने लिए भी 2 सूट और जूते खरीद लिए और बिल पे करने के लिए काउंटर पर जाकर बोला, इन सब का बिल बना दीजिए। इतने सारे बेइज्जत देखकर काउंटर पर बैठी लड़की अथर्व से बोली, सर आपके घर में शादी है क्या? तब अथर्व हंसते हुए बोला, नहीं, ये मेरे परिवार वालों के लिए है। बच्चों का बिल अभी कुछ टाइम बाद अलग से बनेगा। चलो जल्दी से बताइए कितना हुआ। वो लड़की सभी सामान का बिल जोड़ने लगी और आखिर में बिल देखकर उसकी आंखें फैल गई। वो बोली, सर 2.5 करोड़ का बिल बना है। तब अथर्व हंसते हुए बोला, तो इसमें चौंकने की क्या जरूरत है? ये लो, इन तीनों कार्ड से बराबर पैसे काट लो। आदिव ने 3 कार्ड उसके सामने रखे, तो वो उन्हें उठाकर देखते हुए बोली, ये तो प्रीतम सूर्यवंशी, विराट मल्होत्रा और ललित अरोड़ा के नाम के कार्ड हैं। तब अथर्व बोला, हाँ, ये तीनों मेरे पापा लोग हैं, जो मेरे पैसे खर्च करवाना चाहते थे। पर मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, उनके ही कार्ड से एक दूसरे के परिवारों को तोहफे दूंगा। मेरा कार्ड तो मेरे बच्चों के पास है, जो मुझे लूटने पर तुले हुए हैं। 1.5-2 करोड़ तो वो भी खर्च कर देंगे। तुम जल्दी पेमेंट करो यार। बस फिर क्या था, अथर्व ने अपने तीनों पापा के कार्ड से बिल पे कर दिया और सारा सामान गाड़ी में भी रखवा दिया। इतनी शॉपिंग पर अथर्व को 2 सूट फ्री में मिल गए, जो उसने आयुष और दक्ष के लिए रख लिया। फिर अथर्व वहीं वेटिंग एरिया में बैठकर बच्चों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही वो बोर हो गया और फोन लेकर अपने आदमियों की खबर लेने लगा। फिर उसने सभी लोगों को हवेली के आसपास कोई महिला भिखारिन या फिर कोई भी संदिग्ध आदमी जिससे हवेली के किसी भी सदस्य का कोई लेना देना ना हो, को ऐसे ही घूमते देखा तो उसे उसी वक्त उठा लेने का आदेश दे दिया। कुछ देर बाद ही उसके फोन पर ललित जी, विराट जी और प्रीतम जी तीनों के बारी बारी फोन आने लगे। उसने प्रीतम जी का फोन उठा लिया क्योंकि वो बहुत कम गुस्सा करते थे। फोन उठाते ही वो अथर्व से बोले, बागद बिल्ले, तूने मेरा कार्ड कब चुराया? तभी विराट जी ने उनसे फोन ले लिया और बोले, नालायक गधे, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरा भी कार्ड चुराया। तभी ललित जी ने उनसे फोन छीना और अथर्व को धमकाते हुए बोले, खरबूजे, मेरे कार्ड से तूने 50 लाख निकाल लिए, तुझे मैं जेल में डलवा दूंगा। तभी अथर्वा हंसते हुए बोला, आप तीनों ने कभी एक दूसरे के बच्चों, बीवियों और पोते पोतियों को गिफ्ट नहीं दिए, तो इसलिए मैंने आप तीनों की तरफ से ये काम भी पूरी जिंदगी के लिए निपटा दिया। और मैंने आप तीनों की तरफ से खुद को भी गिफ्ट दे दिए। और प्रीतम बाबा, आप बड़े हवेली के लोगों की चिंता करते थे, तो आपकी तरफ से उन सब के लिए आपके कार्ड से गिफ्ट खरीद लिए। हशिश, आज मेरे कलेजे को ठंडक मिली, वरना मेरे अकेले के कार्ड से खर्चा होते देख तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाता। अथर्व ने फोन काट दिया। करणवीर जी, रामपाल जी और विनोद जी अपने सामने बैठे उन तीनों लोगों पर हंस रहे थे। विनोद जी रघुवीर जी से बोले, चाचा जी, बड़ा ही खतरनाक किस्म का प्राणी है ये अथर्व। बताओ, बिना पता चले उसने इनके कार्ड चुरा लिए। तब प्रीतम जी बोले, कोई नहीं, आने दे उसे वापस, तेरे पीछे लगा दूंगा उसे। तब करणवीर जी बोले, ये मगरमच्छ हाथ की सफाई भी अच्छे से जानता है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा सा सूट आ जाएगा। तभी विनोद जी और प्रीतम जी को एक साथ मैसेज आया। रामपाल जी ने दोनों से पूछा कि क्या हुआ, तो प्रीतम जी बोले, गृह मंत्रालय से आंतरिक सुरक्षा विभाग से इमरजेंसी बैठक का मैसेज आया है, हमें जाना होगा। चलो विनोद। वो दोनों वहां से चले गए। विराट जी, ललित जी भी वहां से चले गए। रामपाल जी और करणवीर जी सोच में पड़ गए कि इमरजेंसी मीटिंग किस लिए बुलाई गई होगी। सभी बच्चे मॉल में आतंकवादी की तरह घूम रहे थे, जिसे जो भी पसंद आता वो उठा लेते। अथर्व को लूटने का आज पहली बार उन्हें मौका जो मिला था। ग्रंथ अथर्व को ढूंढ रहा था, इसलिए वो शिविका को अपने लिए सामान खरीदने का कहकर उसे अदिति लोगों के पास छोड़कर गया था। अद्वैत शिविका के पास आया और बोला, शिवी डार्लिंग, ये लो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तब शिविका ने उसके हाथ से वो टॉप लिया और बोली, मैं इसे ट्राई करके आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से ट्रायल रूम की तरफ चली गई। तभी अद्वैत ने देखा अदिति उसे घूर रही है। वो उसे दांत दिखाते हुए बोला, क्या है, तू भी ग्रंथ के लिए अपनी पसंद का कुछ खरीद ले। तब अदिति मुंह बनाकर बोली, हूँ, मैं क्यों खरीदूं उस बेवड़े के लिए कुछ, वो खरीदेगा मेरे लिए, अगर नहीं खरीदा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी।
तब अद्वैत मन में बोला, अरे बाप रे, ग्रंथ तो फंस गया। मुझे उसे ढूंढ कर बता देना चाहिए कि अगर उसे घर में एंट्री चाहिए तो इस चुगलखोर को गिफ्ट दिलाना पड़ेगा, वरना ये उसका सारा खून चूस लेगी। कहाँ गया ये लड़का? अद्वैत ग्रंथ को ढूंढने निकल पड़ा। वहीं ग्रंथ को अथर्व वेटिंग एरिया में सोता मिला, जिसे देखकर उसने सिर पकड़ लिया और खुद से बोला, हे भगवान, ये कहीं भी सो जाते हैं। फिर वो अथर्व को उठाते हुए बोला, दीदी उठिए, ये सोने की जगह नहीं है। आप रात में नहीं सोते क्या? तब अथर्व जम्हाई लेते हुए बोला, तेरी सास ने मुझे कल रात सोने नहीं दिया, बहुत मेहनत करवाई उसने मुझसे। तब ग्रंथ बोला, आपको शर्म नहीं आती बच्चे के सामने ऐसी बातें करते हुए? तब अथर्व बोला, अबे तेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है। डार्लिंग, बीवी ने मुझसे अपने पैर दबवाए, मैं उस मेहनत की बात कर रहा हूँ। तब ग्रंथ बोला, ओह अच्छा, मुझे लगा आप किसी और बारे में बोल रहे हैं। तभी अद्वैत वहां आ गया, तो अथर्व उसे जलाते हुए बोला, वैसे हमने वो दूसरी मेहनत भी की थी। तब अद्वैत अथर्व को घूरते हुए बोला, मैं मम्मी को जाकर बताऊंगा कि आप अपने इस राजदार को सब कुछ बताते हैं, और आज मैं उनके पास सोऊंगा। तब अथर्व दांत दिखाते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था चितकबरे। अच्छा ग्रंथ, तुम क्या कह रहे थे? तब ग्रंथ अथर्व से बोला, दीदी शिवी और मैं आपके कार्ड से शॉपिंग नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं उसका और अपना बिल अलग से बनवाना चाहता हूँ। अद्वैत ने अथर्व को देखा, तो अथर्व बोला, ग्रंथ, तुम्हारी खुददारी को मैं समझता हूँ और मान भी रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे होने वाले दामाद हो और शिवी का होने वाली बहू, तो एक एक ड्रेस तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। गिफ्ट समझकर रख लेना यार, बाकी तू जो चाहे खरीद, मैं मना नहीं करूंगा तुझे पे करने से। तब अद्वैत बोला, हाँ ग्रंथ, पापा सही कह रहे हैं, मैं तो शिविका को अपनी पसंद का एक टॉप भी दिला चुका हूँ और तुझसे भी यही कहने आया था कि अदिति के लिए तू भी कुछ खरीद कर दे देना, वरना मुंह नोच लेगी तेरा वो। ताने अलग से देगी जो कि उसने इनसे सीखे हैं, और घर में घुसने भी नहीं देगी, दिमाग अलग खराब करेगी। बाय, मैं चला अब अपने लिए जूते लेने। अद्वैत अथर्व को स्माइल देकर वहां से चला गया। अथर्व ने पहले तो अपनी औलाद को घूरा और फिर ग्रंथ से बोला, कितने पैसे हैं तेरे पास? तब ग्रंथ बोला, दीदी वो कुछ सेविंग की थी जब मैं यहाँ रहता था और कुछ। तब अथर्व ने अपना पर्स निकाला और एक कार्ड निकाल कर उसे देते हुए बोला, ये ले, इससे तू जितना चाहे खर्च कर सकता है। तब ग्रंथ बोला, पर दीदी मैं ये नहीं। तभी अथर्व उसे रोकते हुए बोला, अबे ये मेरा नहीं तेरा ही है, देख ध्यान से। ग्रंथ ने उससे कार्ड लिया और देखने लगा। तब अथर्व बोला, ये कार्ड तेरे पर्सनल खर्च के लिए है और मिशंस के दौरान जो भी खर्चा आता है उसमें भी तू इसे ही इस्तेमाल कर सकता है। तू मेरा जूनियर है तो तेरे पास भी ये कार्ड है, मेरे पास भी है, जिसकी तनख्वाह मैं अपने आदमियों को देता हूँ। तब ग्रंथ कार्ड को उलट पलट कर देखते हुए बोला, पक्का आप ये अपनी तरफ से नहीं दे रहे ना? तब अथर्व भुना भुनाते हुए बोला, अबे गधे, ये भारत सरकार का लोगो थोड़ी मैं उस पर चिपका दूंगा। अब भाग यहाँ से, मुझे कुछ देर और सोना है, क्या पता आज भी मेहनत करनी पड़ जाए। ग्रंथ अथर्व को बेशर्म ससुर जी कहकर भाग गया। तब अथर्व उसके लिए कोई नया नाम इजाद करने का सोचते हुए दोबारा सोफे पर लेट गया। कुछ देर में वो वापस सो गया था। वहीं ग्रंथ सोचने लगा कि अदिति को क्या गिफ्ट दे। यही सोचते हुए वो किसी से टकरा गया। उसने सामने देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि सामने अलीशा एक लड़की के साथ खड़ी थी, जो अपनी बटन जैसी आंखों से उसे ही घूर रही थी। ग्रंथ उसे नहीं जानता था, लेकिन अलीशा को देखकर वो उसे इग्नोर करने के बाद आगे बढ़ने लगा। तभी उस दूसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम ग्रंथ राजपूत हो ना? हाय, मैं टियाना चौधरी, उर्फ टिया। टियाना चौधरी नाम सुनकर ही ग्रंथ ने टिया का हाथ बुरी तरह झटक दिया और गुस्से में बोला, ओह, तो वो तुम्हारा बाप है जिसने 3,000 करोड़ में मेरी बोली लगाई थी। तब टिया खिसकते हुए ग्रंथ के पास आए और उसके सीने पर हाथ फिराने के लिए अपना हाथ बाते हुए बोली, तुमने मुझसे शादी के लिए मना क्यों कर दिया? तुम नहीं जानते मैं तुमसे? उसका हाथ ग्रंथ के सीने पर आने से पहले ही रुक गया, जो कि किसी ने बुरी तरह पकड़ लिया था। अलीशा तो हैरानी से टिया को ही घूर रही थी। उसने, टिया ने और ग्रंथ ने उस हाथ को पकड़ने वाले शख्स की तरफ देखा तो ग्रंथ की आंखें चमक गई, क्योंकि वो अदिति थी। वहीं अदिति ने टिया का हाथ बुरी तरह पकड़ा हुआ था। उसे ग्रंथ के करीब जाते देख
पहली बार अदिति को उससे भयंकर जलन हुई, जिससे गुस्से में अदिति ने टिया का हाथ मरोड़ दिया और उसकी कमर से लगाकर बोली, अल्पविराम डॉट। तो तू है इस बेवड़े की वो 3 रुपए वाली खरीदार, हिम्मत कैसे हुई तेरी इस गधे से चिपकने की। अपने लिए गधा शब्द सुनकर ग्रंथ अदिति को घूरने लगा। वहीं अलीशा हैरानी से अदिति और ग्रंथ को देख रही थी। ग्रंथ किसी को भी अपना नाम बिगाड़ने नहीं देता था। यहाँ अदिति उसे कभी बेवड़ा तो कभी गधा कह रही थी। तभी टिया दर्द से चिल्लाते हुए बोली, आ छोड़ो मेरा हाथ बेवकूफ लड़की, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। तब अदिति उसका हाथ और भी ज्यादा मरोड़ते हुए बोली, और तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। अदिति अथर्व सूर्यवंशी नाम है मेरा। मेरे पापा तुझे और तेरे बाप जैसों को रोज गोद ले सकते हैं, समझी। तो दोबारा अपने पायजामे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर अदिति ने टिया को अलीशा की तरफ धक्का दे दिया, जिसे अलीशा ने गिरने से बचा लिया। उसके बाद अदिति ग्रंथ की तरफ मुड़ी और उसे घूरते हुए बोली, वो चुड़ैल तुमसे चिपक रही थी और तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे, मजा आ रहा था क्या तुम्हें। तब ग्रंथ बोला, अरे मुझे मजा क्यों आएगा, मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा था, तभी ये चुड़ैलें मुझसे टकरा गई। तब अदिति बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। हालांकि वो जानती थी ग्रंथ सच बोल रहा है, क्योंकि उसने सब देखा था। वो ग्रंथ के मजे लेने के मूड में थी, इसलिए उसे धमकाते हुए बोली, मैं पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ग्रंथ भी उसके पीछे भागते हुए चिल्लाया, अरे मेरी जान, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच में मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा था। अदिति और ग्रंथ को जाते देख टिया गुस्से में बोली, इस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं। आज यही इसी मॉल में मैं इसे सबक सिखाऊंगी ताकि ये खुद मेरे और ग्रंथ के बीच से हट जाए। जस्ट वेट एंड वॉच। अलीशा उसे देखकर मन ही मन खुश होते हुए बोली, वाओ, लगता है आज 2 बंदर और बिल्ली वाली कहावत सच हो जाएगी। ये अदिति की बच्ची जानती नहीं है किस पागल को उसने छेड़ा है। अब ये टिया अपने पागलपन में इस अदिति के साथ कुछ कांड करके फंसेगी, जिससे ये दोनों ही मेरे और मेरे ग्रंथ के बीच से हट जाएंगी। मेरा ग्रंथ मुझे वापस मिल जाएगा, फिर मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। वही ग्रंथ अदिति को मनाते हुए उसके पीछे घूम रहा था। उसने ज्वेलरी सेक्शन से एक प्यारा सा लॉकेट उसके लिए खरीदा, जिसमें गाय एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे डायमंड जड़े हुए थे। जब अदिति ने उसे घास नहीं डाला तो वो उसके पीछे उसके चेंजिंग रूम में घुस गया। वहीं अथर्व वेटिंग एरिया में सोफे पर सो रहा था, लेकिन उसे नींद में ही आभास हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने झट से आंखें खोली और बैठकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे अपने सिरहाने बैठे ध्रुवीक को देखा, जो मोबाइल में गेम खेल रहा था। अथर्व उससे बोला, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा नालायक। तब ध्रुविक बोला, मेरी शॉपिंग हो गई है चाचू, तो मैं बाकी सबका वेट कर रहा हूँ। तब अथर्व बोला, तो बाकी लोगों की मदद कर देता, कनखजूरे जल्दी काम निपट जाता। तब ध्रुवीक मुंह बनाकर बोला, हूँ, सब लड़के अपने अपने वाली की मदद कर रहे हैं, मुझे तो ये प्यार मोहब्बत पसंद नहीं। हूँ। तब अथर्व सोचते हुए बोला, है अहम की कौन है बे, बाकियों का तो मुझे पता है। तब ध्रुवीक बोला, उसकी अभी कोई नहीं है, उसे अभय ने नजर रखने लगाया है। तब अथर्व शैतानी स्माइल देते हुए बोला, चल जरा इन सब के मजे लेते हैं, आ जाओ। ध्रुवीक खुश होते हुए अथर्व के पीछे चला गया। अथर्व ध्रुवीक को साथ लिए उस तरफ गया जहां पर अभय प्रियंका को शॉपिंग करवा रहा था। वहीं अभय प्रियंका को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही अथर्व ने अभय को पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोला, बस कर नालायक, चेंजिंग रूम में घुसेगा क्या। अथर्व को देखकर ही प्रियंका और अभय की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तब अभय बहाना बनाते हुए बोला, चाचू वो हाँ, प्रियंका को बस यहाँ तक छोड़ने आया था। अथर्व उससे या प्रियंका से कुछ बोलता, तभी सामने के ट्रायल रूम का दरवाजा खुला, जिसमें से किसी ने ग्रंथ को लात मारकर बाहर फेंक दिया, जो कि सीधा अथर्व लोगों के सामने गिरा। अथर्व, प्रियंका और अभय ने देखा तो अदिति ने उस ट्रायल रूम का दरवाजा पटक कर बंद कर लिया था। ग्रंथ अदिति के साथ ट्रायल रूम में था, ये सोचकर जहां अथर्व और प्रियंका को उसके लिए अथर्व से डर लग रहा था, वहीं अथर्व उसे घूर रहा था। वहीं ग्रंथ भी परेशान हो गया था। अथर्व को सामने देख वो झट से उठ गया और कपड़े झाड़ते हुए बोला, बड़ी जोर की लात मारी आपकी बेटी ने डीबी।
तब अथर्व उसे घूरते हुए बोला, अंदर क्या कर रहा था तू दबिलाओ। तब ग्रंथ बिना अपने नए इजाद हुए नामकरण पर ध्यान देते हुए बोला, वो डीबी, मैं तो बस अदिति को मनाते हुए गलती से अभी अभी अंदर गया था, तभी उसने मुझे बाहर फेंक दिया। अभय और प्रियंका ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे, और दोनों ही अथर्व के पीछे से खिसक लिए। वहीं अथर्व ग्रंथ के मजे लेते हुए बोला, बहुत जोर से मारी है ना अदिति ने लात, ये उसकी माँ के गुण है, वो भी शादी से पहले मुझे कई बार पीट चुकी थी, और तुझे तो अकेले में पड़ी है, मुझे तो मेरी डार्लिंग बीवी ने सब दोस्तों और हवेली के लोगों के सामने लात मारी थी, मुझे तसल्ली है कि इस मामले में मैं अकेला प्रताड़ित नहीं हूँ। तब ग्रंथ पर हंस ही रहा था कि तभी अदिति के बगल वाले ट्रायल रूम का दरवाजा खुला, जिसमें से अद्वैत शिविका के साथ निकला। शिविका शर्मा रही थी, वहीं अद्वैत खुश हो रहा था। सामने ग्रंथ और अथर्व के होश गुम हो गए थे। एडविट और शिविका ने जैसे ही उन दोनों को आंखें फाड़े खुद को घूरते देखा तो दोनों वहां से भागने लगे। शिविका को तो अथर्व ने जाने दिया, लेकिन अपने बेटे को दबोच लिया और उससे बोला, नालायक क्या कर रहा था अंदर मेरी बहू के साथ। तब अद्वैत बोला, पापा वो बस मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर रहा था, और पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप इधर क्या कर रहे हैं। एडविट ने अपनी बातों में अथर्व और ग्रंथ को फंसाया और दोनों के साथ वहां से चला गया। कुछ देर बाद अदिति नतूने फुलाते हुए बाहर आए और बड़बड़ाते हुए बोली, हूँ राक्षस कहीं का, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा किस करने की, कहाँ गया ये बेवड़ा, अभी इसे मजा चखाती हूँ। अदिति ने रेलिंग से नीचे झांकते हुए देखा तो ग्रंथ अथर्व और अद्वैत के साथ जा रहा था। वहीं मॉल से बाहर खड़ी टिया ने अदिति को परेशान करने के लिए कुछ भाड़े के लड़कों को बुलाया हुआ था। उसने अदिति की तस्वीर दिखाते हुए एक लड़के से कहा, सुनो, ये लड़की अंदर है, इसे इस कदर डराना है कि दोबारा ये किसी के भी साथ नजरें मिलाकर बात तक ना कर सके। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तब उस लड़के और उसके साथ बाकी 3-4 लड़कों ने भी अदिति की फोटो देखी और सभी एक साथ बोले, वाह क्या माल है, इसे तो हम अपने साथ ले जाएंगे, क्यों बड़े भैया। तब वो लड़का अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोला, हम छोकरी तो कमाल की है, अपन ने अक्की मुंबई में इतनी सुंदर छोकरी नहीं देखी, चल 2-4 बार मजे मारकर कोठे पर बिठा देंगे, नोटों की बारिश हो जाएगी हम पर, चल चलते हैं। उन लड़कों के मॉल में जाते ही टिया खुश होते हुए बोली, मैं इस अदिति सूर्यवंशी की इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए रिकॉर्ड करूंगी और अलीशा को दिखाऊंगी, पता नहीं क्या काम पड़ गया इसे जो जल्दबाजी में चली गई। वहीं अदिति सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी जब उन लड़कों की नजर उस पर पड़ गई। उसे देखते हुए ही वो सामने से आ रहे ग्रंथ से टकरा गए। अथर्व समेत दोनों लड़कों ने उन 5 लड़कों को घूरा। तभी एक लड़का बोला, भाई देख वो इधर ही आ रही है। अथर्व लोगों ने भी पीछे से आती अदिति को देखा तो तीनों की ही भावें इकट्ठी हो गई कि कहीं वो लोग अदिति को तो नहीं देखकर बोल रहे। वो लड़के अदिति के सामने उसे लगभग घेर कर खड़े हो गए। ये देखकर ग्रंथ भी उस तरफ बने लगा। तभी अद्वैत और अथर्व ने उसकी एक एक बाजू पकड़ ली। ग्रंथ ने दोनों को ही बारी बारी देखा। तब अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, उनके एक्शन का रिएक्शन देख लो और फिर बाद में खुफिया अड्डे पर लेकर हम इनकी आत्मा का एक्सरे करेंगे। तभी अद्वैत तपाक से बोला, पापा मैं भी जाऊंगा, आप हर बार इसको लेकर मजेदार चीजें। वहीं अपने सामने 4-5 लड़कों को देखकर अदिति की भी भावें जुट गई। वो सबसे बीच वाले लड़के से बोली, ओ घोचू क्या है, ऐसे बीच में खंबे की तरह क्यों खड़े हो गए, हटो सामने से। तब उस बीच वाले की साइड में खड़ा लड़का बोला, राजू भाव, ये तो बड़ी ही तीखी मिर्ची है, मस्त मजा देगी। तब अदिति उसी लड़के से बोली, सुन बे बजरबट्टू एक हाथ छोड़ूंगी ना, कान से बहरा हो जाएगा, और तुम सब भी पतली गली से निकल लो, वरना कुछ टाइम बाद तुम्हारे अंदर का सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा माल कहाँ से निकलेगा। अदिति की बातें सुनकर जहां वो सभी लड़के गुस्से से तिलमिला गए। वहीं एडविट अथर्व से बोला, पापा ये टपोरियों वाली अश्लील लैंग्वेज आपने इस अदिति की बच्ची को सिखाई है ना। तब अथर्व बोला, मैंने नहीं तेरी वंशिका बुआ ने सिखाई है नालायक, और जो ये अभी करेगी वो भी उसी का सिखाया हुआ है, चुपचाप देखो सामने क्या हो रहा है। अदिति ने जब देखा कि उन 5 लड़कों में से कोई भी सामने से नहीं हटा तो वो अपना माथा रगड़ने लगी। तभी बीच वाले लड़के जिसका नाम राजू था उसने अदिति का वही हाथ पकड़ लिया
जिससे अदिति का पारा हाई हो गया और उसने कसके एक लात उसकी टांगों के बीच में जड़ दी, जिससे वो अपने घुटनों पर बैठ गया। अदिति ने उसे या फिर किसी को भी कुछ समझने का मौका नहीं दिया और उस घुटने के बल बैठे राजू के माथे पर एक और किक जड़ दी, जिससे वो नीचे जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। बाकी लड़के तुरंत हरकत में आए और अदिति को पकड़ने लगे। तब अदिति ने उन चारों को भी नहीं छोड़ा। उसकी स्पीड काफी अच्छी थी, जिससे ग्रंथ और अद्वैत उससे बहुत इम्प्रेस हो गए। वहीं अथर्व के चेहरे पर एक गुरूर था अपनी बेटी को देखकर।